नमस्कार दोस्तों, आइए सुने कहानी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित बड़े घर की बेटी। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा था। पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक ना एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1,000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उन्होंने बहुत दिनों तक परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर थे। छोटा लड़का लाल बिहारी दोहरे बदन का सजीला जवान था। मुखड़ा भरा हुआ, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर, ताज़ा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा उसके बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बीए के 2 अक्षरों पर निछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वो वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। सांझ सवेरे उनके कमरे से प्रायः खरल की सुरीली कण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ता के वेदों से बड़ी पढ़ा रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उनकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वो बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र में पाठ लेते। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का अंग था। सम्मिलित कुटुंब प्रथा के वो एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों की कुटुंब में मिलजुल कर रहने की ओर जो अरुचि हो जाती थी, वह यह देश के लिए बहुत हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय से उन पर विरोध था। वह इसलिए नहीं कि वो अपने सास ससुर देवर जेठ से घृणा करती थी, बल्कि उनका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहन करने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, आए दिन की कला से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी, शिकरे, झाड़ फनूश, अनेरी, मजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ हैं, वह सभी यहाँ विद्यमान थे। भूप सिंह नाम था। बड़े उदारचित प्रतिभाशाली पुरुष थे। दुर्भाग्यवश लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां हुई। देव योग से सबकी सब जीवित रहीं। पहली उमंग में उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए, पर जो 15-20 हजार का कर्ज उनके सिर पर हो गया था 15-20 हजार का कर्ज, तब उनकी आंखें खुली और हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वो सब बहनों में अधिक रूपवती और गुणवती थी। इसी से ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और न ही यह स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। शायद नगरी प्रचारक का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिझ गए। धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का विवाह आनंदी के साथ हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टिम टाम ने उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, यहाँ वो नाम मात्र को भी न था।
हाथी घोड़ों की तो बात ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियाँ न थी, ना ही जमीन पर फर्श और ना दीवार पर तस्वीरें। यह एक सीधे सादे देहाती का गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने बहुत ही थोड़े दिनों में अपने को इस अवस्था के अनुकूल बना लिया, मानो उसे विलास के समान कभी देखे ही न थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह चिड़िया लिए हुए आया और भावच से बोला, जल्दी पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर राह देख रही थी। अब यह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं डाला? आनंदी ने कहा, सब घी मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया था, इतना जल्दी उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर ही रह गया होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल जाती है, उसी तरह क्षुधा में बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावच की यह ढिठाई बहुत ही बुरी मालूम हुई। तुनक कर बोला, मैके में तो घी की नदी बहती है। स्त्रियां गालियां सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर मैके की निंदा उनसे सही नहीं जाती। आनंदी मुंह फर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी नित्य नाई कहार खा जाते। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीभ पकड़ के खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आया, मुंह लाल हो गया। बोली, वह होते तो इसका मजा चखा देते। अब अनपढ़ उजड़ ठाकुर से न रह गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। उसने खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान में भूली हुई हो ना, उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्तों की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस मान मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के बल और पुरुषत्व का घमंड था। आनंदी लहू का घूंट पीकर रह गई। श्रीखंड सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पति को यह घटना हुई। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, ना कुछ खाया ना पिया, उनकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को नियमानुकूल संध्या के समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें की, कुछ देश की, कुछ काल संबंधी समाचार और तथा कुछ नए लोगों के मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। ये वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुष को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता कि खाने पीने की भी सुधि न रहती। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता। यह 2-3 घंटे आनंदी के बड़े कष्टों से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी। जब एकांत हुआ तब लाल बिहारी ने कहा, भैया जरा भाभी को समझा दीजिएगा, मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सो बेटे की ओर साक्षी दी। हाँ, बहू को समझा देना, बहू बेटियों का स्वभाव अच्छा नहीं कि पुरुषों के मुंह लगे। लाल बिहारी वह बड़े घर की बेटी है, तो हम लोग क्या कोई कुर्मी कहार भी नहीं? श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही अपने आप ही उलझ पड़ी। मैके के सामने तो हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए। वह भरी हुई बैठी थी। हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में ये क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गए। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी और बोली, जिसने तुम्हें ये आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गंवार छोकरा जिसकी चापलूसीगिरी करने का भी ढंग नहीं, चपरासीगिरी करने का भी ढंग नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर यूं ना अकड़ता। श्रीकंठ, साफ साफ हाल कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है?
बस इसी पर मैके को भला बुरा कहने लगा। मुझे रहा नहीं गया। मैंने कहा कि इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक कर मारी। यदि हाथ से रोक लेती तो सिर फट जाता, हाथ से न रोकती तो सिर फट जाता। उसी से पूछो मैंने कुछ कहा है, यह सच है या झूठ? श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का ये साहस? आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांति पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों के क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम करते हैं। वो रात भर करवटें बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक भी नहीं झपकी। प्रातःकाल उन्होंने अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा, इस घर में अब मेरा निभाना होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया करते थे, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वही बात कहने अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। बेनी माधोसी घबरा उठा और बोले, क्यों क्यों? श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में जब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है, जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का चाकर ठहरा घर पर रहता नहीं। मेरे यहाँ मेरे पीछे मेरे स्त्री पर खड़ाऊ और जूतों की बौछारें होती हैं। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले, यहाँ तक मैं सह सकता हूँ, परंतु ये कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूसे पड़े और मैं दम भी न मारूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर ठाकुर अवाक रह गए और केवल इतना ही बोले, बेटा तुम बुद्धिमान हो, ऐसी बातें क्यों करते हो? स्त्रियां इस घर का नाश कर देती हैं। उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकंठ, मैं तो इतना ही जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इस गांव में कई घर संभल गए। जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का मैं ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। अब बेनी माधव सिंह गरमाए, ऐसी बातें और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उसे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन श्रीकंठ, लाल बिहारी को तो मैं अपने भाई ही नहीं समझता। बेनी माधव, स्त्री के पीछे? श्रीकंठ, नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आकर बैठे। कई स्त्रियों ने जब ये सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुरवाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे, श्रीकंठ अपने बाप से दबता है इसलिए वह दब्बू है, उसने विद्या पढ़ी इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह लिए बिना कुछ काम नहीं करते। ये सब उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कुछ हुक्का पीने के बहाने और कुछ लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठ गए। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को समझ न सका। उसने डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों से उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी वह उसकी समझ में न आया। बोला, लाल बिहारी के साथ अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा कर दो। श्रीकंठ, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं रहूँगा। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा दीजिए। मैं अपना भार आप संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो कहिए, जहाँ चाहे चला जाए। बस यही मेरा अंतिम निश्चय है।
लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़े बड़े भाई की लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे अभी इतना साहस न हुआ था कि श्रीखंड के सामने चारपाई पे बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह इतना ही मान करता था। श्रीखंड का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। होश आने पर उन्होंने कभी उसे घुड़का भी नहीं था। जब इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते। मुक्तल की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने ड्योड़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले लगा लिया था। 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से ही उसकी छाती धड़कती थी कि देखो भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीखंड उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते तो उसे कदाचित इतना दुख न होता। पर भाई का ये कहना अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता। वह उसके मन को सूरत नहीं देखना चाहता। लाल बिहारी से ये सहा ना गया। वो रोता हुआ घर में आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी जिससे कोई यह न समझे कि वो रोता था। तब आनंदी द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है वो मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे। अब मैं मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ, फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फिर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हैं। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब उसका वो मन से पछता रही थी। वो स्वभाव से ही दयावती थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि वह इतने गर्म क्यों हो जाते हैं। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहें तो क्या करूँगी। इस बीच में जब लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े हुए ये कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? आनंदी, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे। मैंने कहा से यह झगड़ा उठाया। श्रीकंठ, मैं ना बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, तुम्हें ग्लानि हो गई है, ऐसा ना हो कहीं चल दें। श्रीकंठ ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अपना मुंह अब उन्हें कभी भी ना दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिर देखा और आंखों में आंसू भर बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। आनंदी, मैं ना जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं। आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह मालूम ना हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूँगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी और मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं। तब श्रीखंड का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा दिया और दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया आप कभी मत कहना
कि मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। इसके सिवा आप मुझे जो भी दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आवेगा। बेनी माधो सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। गांव में जिसने भी ये वृत्तांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सहारा कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानी बड़े घर की बेटी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।